नमस्ते। भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। इस बार स्त्रियां अपनी गाथा खुद लिखेंगी, जहां चीर हरण होने पर वह बड़ी सभा में प्रार्थना नहीं करेंगी, नहीं मांगेंगी देवताओं से लज्जा की भीख, और टूटती बिखरती खुद खड़ी होंगी। उसके भीतर एक आग छुपी है साधो, वह दंत कथाओं की फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठ खड़ी होंगी। और वह नई स्त्री या नए युग की नारी कुछ और नहीं बल्कि वह उन पुरातन परंपराओं का प्रतिकार है जिसने उसे वर्षों तक उपेक्षा के हदिशे पर किनारे रखा। नई स्त्री हर उन बेरियों को तोड़ने का एहसास करती है जिसने उसकी शारीरिक मानसिक स्वच्छंदता पर बंधन आरोपित किए। नई स्त्री हर वो काम करेगी जो उसकी मर्जी पर निर्भर है। वह उन सीमाओं और बंधनों को तोड़ देगी जो पुरुषों ने स्त्री होने के कारण उन पर लाद दिए। वह शिक्षित होंगी, वह कुशल होंगी, वह रचनात्मक होंगी और जगत की निर्मात्री होंगी। वह अपनी भूमिका स्वयं तय करेंगी। वह उन्मुक्त होंगी, स्वच्छंद होंगी, शारीरिक तल पर और मानसिक तल पर और वैचारिक तल पर भी। नई स्त्री प्राचीन की सातत्य नहीं विलोम होंगी, विचार की समन्वयक नहीं नहीं नदी विचार की समन्वयक नहीं, क्रांतिकारी परिवर्तन की वाहक होंगी। बंधनों को कमजोर करने पर राजी नहीं, वरन उन्हें तोड़कर मानेंगी। नई स्त्री की कल्पना में स्त्री अब तक की परंपरा से बिल्कुल अलग ही प्राणी होंगी। नारीवादी साहित्य में नई स्त्री की संकल्पना सर्वप्रथम 20वीं सदी में सामने आई। सर्वप्रथम आयरिश नारीवादी लेखिका सारा ग्रैंड ने अपने लेख स्त्री प्रश्न के नए आयाम द न्यू एस्पेक्ट ऑफ द वुमेन क्वेश्चन में इस पद का प्रयोग किया। आगे ब्रिटिश अमेरिकी लेखिका हेनरी जेम्स ने इसकी गहरी व्याख्या की एवं नई स्त्री को नारीवादी वैचारिक के तल पर प्रमुख स्थान दिलाया। उनके साहित्य किरदारों में स्त्री पात्र पहले से बिल्कुल अलग एवं अनूठे प्रकार के होते थे। वह स्त्री स्वच्छंद रूप से साइकिल चलाती, सिगरेट के धुएं उड़ाती, मर्जी के फिजिकल एक्टिविटीज करती और मनमर्जी कपड़े पहनती, अलहड़ मदमस्त रहने वाली होती। वह शिक्षित, स्वतंत्र, करियर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्री होती। और यह नई स्त्री समाज एवं वर्कफोर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। स्त्री के नएपन या समाज में स्त्री की भूमिका को बदलने में सर्वाधिक प्रभाव 19वीं सदी के स्त्री मताधिकार आंदोलन पर पड़ा। पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण बढ़ने के साथ साथ शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े। इससे उनमें शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा का स्तर बढ़ा। अब वे पुरानी भूमिकाओं को त्याग कर समाज की बड़ी भूमिकाओं में आने लगी। वे प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर तथा जर्नलिस्ट आदि रूपों में समाज की नीतियों को निर्धारित करने लगी। इसके बाद उसने सामान्य अधिकारों से आगे यौनिक स्वायत्तता, उन्मुक्तता तथा विशिष्ट पहचान की लड़ाई लड़ी। नई स्त्री अपनी यौनिक स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व देती है तथा इसे लेकर अनैतिकता जैसी बातों को सिरे से अस्वीकार करती हैं तथा अब उसका संघर्ष विशिष्ट पहचान एवं यौनिक स्वायत्तता की स्वीकृति को लेकर है। लेकिन इन नई स्त्री की कुछ सीमाएं भी। इसका विचार का स्तर जिन वैचारिक क्रांति को लेकर है वह प्राय विकासशील तथा आत्मविकसित पारंपरिक देशों की वैचारिकी में घुल नहीं पाता। यह नई स्त्री दरअसल स्त्रियों को तो संबोधित करती, परंतु संपूर्ण विश्व यह कहें कि विभिन्न समाजों एवं समुदायों की स्त्रियों को संबोधित न कर पाती। इस नई स्त्री का आग्रह मूल रूप से पश्चिम की स्त्रियों को लेकर है। पूर्व की स्त्रियां प्रायः इसके विमर्श से बाहर है। ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि हर समाज की रचना प्रक्रिया, उसकी स्थिति, उसके वैचारिक आधार भिन्न होते हैं। ऐसे में एक विचारधारा विभिन्न सामाजिक रचनाओं को एक ही स्तर पर प्रभावित करे, ऐसा लगभग असंभव है। यदि भारत की बात करें तो भारत की स्थिति पश्चिम की तुलना में बिल्कुल अलग है। यहाँ की स्त्रियों की मन स्थिति पूर्णतः पश्चिम से मेल नहीं खा पाती। अगर कुछ नारीवादी स्त्रियाँ इसका प्रयास भी करती हैं तो वो महज कुछ समूहों तक समेट कर रह जाता है। उसकी सामाजिक स्वीकृति नहीं हो पाती। ऐसा स्वाभाविक भी है। जहाँ भारत में आज भी राजनीतिक सामाजिक विमर्शों में गरीबी, बेरोजगारी, भूख, कुपोषण जैसे मुद्दे केंद्र में है एवं प्रायः स्त्री हाशिए पर है, वहाँ स्त्री का नई स्त्री के रूप में पाना लगभग एक क्रांति सम ही होगा। पश्चिम में जहाँ स्त्रियों को सामान्यतः शिक्षा, रोजगार तथा सम्मानमूलक कानून जैसे अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, वो यौनिक स्वच्छंदता तथा पुरुषों से इतर विशिष्ट पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ तक कि पश्चिम के वर्तमान नारीवादी विश्वास में सबाल्टर्न नारीवाद तथा इकोलॉजिकल नारीवाद जैसे मुद्दे केंद्र में। वहीं भारत जैसे विकसित देशों में अभी यही नारियों को सामान्य बुनियादी अधिकार भी प्राप्त नहीं है। अभी भी
भारत में महिलाओं को लेकर मूलतः शिक्षा, रोजगार, शौचालय, कुपोषण तथा मातृत्व मृत्यु दर जैसे मुद्दों ही केंद्र में है। अभी भी ग्रामीण कस्बाई स्त्रियाँ वर्षों पुरानी परंपराओं, घूंघट और अमानवीय रिवाजों से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसा नहीं कि भारत जैसे विकसित देशों की ऐसी स्थिति केवल पारंपरिक सामाजिक संरचना के कारण है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि का बड़ा कारक विद्यमान है। पश्चिम में 18वीं से 19वीं सदी में जब नारीवादी मुहिम उभरा, तब भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। जब भारत अकाल, भूखमरी और दासता से गुजर रहा था, उस समय पश्चिम की स्त्रियां पुरुषवादी सत्ता को चुनौती दे रही थी। जब भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति मिल रही थी, उस समय पश्चिम में नारीवादी की पहली लहर या उदारवादी स्वरूप अपने चरम पर थी। उस समय तक पश्चिम की स्त्रियों को सामान्यतः बुनियादी अधिकार मिल चुके थे या मिलने के शुरू हो गए थे। भारत में नारीवादी मुहिम मूलतः 60 के दशक में शुरू होती है। अगर स्त्री प्रथा, बाल विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह जैसे आंदोलनों की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि इन्हें मूलतः नारीवादी मुहिम के अंतर्गत नहीं रखा जाता। पश्चिम की नारीवादी मुहिम जब सामान्य अधिकारों से कहीं ऊपर उठकर अपनी दूसरी लहर में प्रवेश कर रही थी और रेडिकल रूप में यौनिक स्वच्छंदता, अपनी विशिष्ट पहचान की बात कर रही थी, उस समय भारत में नारीवादी अपनी शैशवावस्था से गुजर रहा था। भारत में जब स्त्रियों को तलाक और उत्तराधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों पर बवाल उठ रहे थे, उस समय पश्चिम में केट मिलेट और फायरस्टोन जैसी लेखिका स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए प्रजनन की तकनीक बदलने पर बात कर रही थी। जब पश्चिम का नारीवाद परिवार, गर्भपात, नवयौनिकता, बलात्कार, पोर्नोग्राफी, लैंगिक श्रम, विभाजन, घरेलू हिंसा और समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा था और स्त्री विशेष के संकेतकों का बहिष्कार कर रहा था, उस समय भारत में महिलाओं की शिक्षा दर केवल 10% के करीब थी। कुल मिलाकर समझे तो पश्चिम की नारीवादी मुहिम भारत में जिन स्थितियों में अपना प्रभाव छोड़ती है और भारत में अर्थव्यवस्था एवं अपरिपक्वता का कारण बनती है। भारत में जो नई स्त्री की संकल्पना उभरती है उस पर पश्चिम के रेडिकल नारीवाद का सर्वाधिक प्रभाव है। हालांकि इसमें बहुत हद तक बुनियादी अधिकारों के जरिए सशक्तिकरण की बात की गई है, परंतु मूल जोर देह की उन्मुक्तता या यौनिक स्वच्छंदता पर रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में नई स्त्री का विमर्श मूलतः मध्यवर्गीय, स्वर्ण, शहरी एवं अभिजात स्त्रियों का विमर्श बनकर रह गया। इसमें स्त्रियों के बुनियादी अधिकार, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, गाँव की स्त्रियाँ, दलित स्त्रियाँ, घरेलू हिंसा तथा कस्बाई स्त्रियों की समस्या हंसी पर चली गई। इसके अलावा भारत जो कि सांस्कृतिक परंपरागत विशेषताएं हैं, वह इस प्रकार लोगों के जहन में घोली बसी है कि उनसे एकाएक निकल पाना संभव नहीं। पश्चिम की सामाजिक विशेषताएं अलग है। उनके सामाजिक प्रयोग भारत में ठीक उसी रूप में सफल हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं। पश्चिम में जब स्त्री अपनी निष्क्रिय और राजनीतिक तथा नाजुक छवि का बहिष्कार कर रही थी, वह धरना प्रदर्शन में छोटे अस्त्रों, अधोवस्त्रों, ऊंची एड़ी की सैंडलों इत्यादि को स्त्री पर उत्पीड़न की वस्तुएं करार देकर फेंक रही थी। वह अतिरिक्त के दायित्व को उठा करा रही थी। उस समय से लेकर आज तक भारतीय स्त्रियां उन स्थिति में नहीं आ पाई है कि वह मातृत्व को ठुकरा सके या अपनी स्त्री होने के सारे गुणों का बहिष्कार कर सके। यहाँ की सामान्य स्त्रियां वर्षों बाद भी क्रिस्टाबल पैंकहर्ट पिटेन की तरह नहीं सोच पाई कि विश्वास स्त्रियों के लिए भयानक खतरा है। यह आज पुरुष विहीन समाज की कल्पना को बौद्धिक स्त्रियों के वर्ग ने भी ग्रहण नहीं किया है। भारत आज भी समलैंगिकता को मान्य स्वीकार नहीं कर पाया। जैसे में भारतीय संदर्भों में नई स्त्री की संकल्पना वास्तव में आज भी भारत में समलैंगिकता को मान्य रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। ऐसे में भारतीय संदर्भों में नई स्त्री की कल्पना वास्तव में एक मिथक भ्रम प्रतीत होती है। लेकिन समझना यह भी होगा कि हर समाज की अपनी संरचनागत विशेषताएं होती। कोई समाज किसी दूसरे समाज की व्यवस्थाओं का अनुकरण कर स्वयं को परिपक्व नहीं कर सकता। मूल बात यह नहीं कि भारत में नई स्त्री की संकल्पना मूर्त क्यों नहीं हो सकती। वस्तुतः यह है कि भारतीय संदर्भ में नई स्त्री की वैचारिक क्या हो। यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि पश्चिम की नई स्त्री भारत में भी उसी स्वरूप में पूर्ण हो। हमें अपनी सामाजिक विशेषताओं के अनुसार नई स्त्री के मानक और वैमर्शिक खांचे बदलने होंगे। भारत की नई स्त्री वह होगी जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वह अपनी स्वतंत्रता के प्रति चेतन है, वह पुरुषों के विरोध में नहीं बल्कि पुरुषों की बराबरी चल रही है, वह गाँव और कस्बे और दलित, आदिवासी तथा घाटी पर पड़ी स्त्री को लेकर आगे बढ़ रही है, वह शिक्षा, रोजगार और राजनीति में बराबर की भूमिका निभा रही है, वह अपने शारीरिक यौनिक संस्कृति को महत्वता दे रही। भारत की नई स्त्री पुरुषवाद का शीर्षासन नहीं है, उसकी वैचारिक स्वयं से निर्मित होती है।
वो उसकी वैचारिकी स्वयं से निर्मित होती है। वो मातृत्व को ठुकराती नहीं बल्कि बच्चों के पालन में पिता की बराबरी की भूमिका के लिए वो लड़ती है और पुरुष का विरोध नहीं बल्कि उसका सहयोग और समन्वय है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता समानता के आधार पर डटे रहना, पंचायती चुनाव में महिला आरक्षण, शिक्षा और रोजगार का बढ़ता प्रतिशत, मातृत्व लाभ की सुविधा तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का संघर्ष भारत में नई स्त्री की वैचारिकी को मौजूद आधार देते हैं। इस तरह पश्चिमी संदर्भों से इतर देखें तो भारत में नई स्त्री को एक बारगी खारिज कर देना उनकी संघर्ष यात्रा को उपेक्षित करना है। भारतीय संदर्भ में नई स्त्री के मायने अलग है और नई स्त्री अपनी उत्कट जीवटता के लिए परिपूर्णता के मार्ग पर संघर्ष है। वह नई स्त्री उतरती चढ़ती ठहती बनती टूटती संवरती अपने यथार्थ की परिपूर्णता में यत्नरत है। और अंत में मैं हुआ करती थी एक ठंडी पतली धारा बहती हुई जंगलों, पर्वतों और वादियों में। मैंने जाना कि ठहरा हुआ पानी भीतर से मर जाता है। मैंने जाना कि समुद्र की लहरों से मिलना, नन्ही धाराओं को नई जिंदगी देना। अब मैं जा मिली हूँ अंतरहीन लहरों से। संघर्ष में मेरा अस्तित्व है और मेरा आराम है मेरी मौत है। थैंक यू।